नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का सीरीज़ अभी जो है चला रहे हैं। उसमें से हमने आपको कहा था कि पर डे हम लोग अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो है इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आने वाले लिखित एग्ज़ाम में आप लोगों की मदद करेगा, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में हमने आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लिए हैं, जिसको कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खास करके जो हमारे बिहार के मित्र हैं, हमारे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहीं पे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे मिलजुल कर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। शरीर के तापमान को मापने का मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है। ये मोस्ट रिलायबल मेथड क्या होता है, शरीर का तापमान हमें कहाँ एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है, जिसमें से थोड़ा सा भी अप डाउन नहीं रहना चाहिए। मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका एल्बो, जहां आप केहनू कहते हैं, बी है आपका रेक्टल, सी है ऑक्सिलरी और डी है आपका ओरल। तो सबसे एक्यूरेट मेथड जो है तापमान मापने का, तो हम आपको बता दें ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका रेक्टल, रेक्टम जिसे आप कहते हैं, एनस जिसे कहते हैं, एनस से लिया जाने वाला जो टेम्परेचर होता है वो सबसे सटीक होता है, ठीक है, मोस्ट रिलायबल होता है। समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलर बोन फ्रैक्चर में निम्न में से किस प्रकार का बैंडेज उपयोग में लिया जाता है। कॉलर आप लोग जानते हैं, जो आपके गर्दन के नीचे जो कॉलर बोन पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार का फ्रैक्चर होता है, तो आप किस प्रकार का बैंडेज जो है यूज़ कीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका फिगर ऑफ 8, बी है आपका टी बैंडेज, सी है आपका स्पाइका कास्ट, डी है आपका कैपलाइन बैंडेज, ठीक है। तो कॉलर बोन फ्रैक्चर में हम लोग जो उपयोग करते हैं बैंडेज, वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, फिगर ऑफ 8, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक्जिला से लेकर के आपका जो नेक है वहाँ पे इस तरह का शेप में जो है हम लोग बैंडेज करते हैं, फिगर ऑफ 8 के शेप में, ठीक है। फिगर ऑफ 8 के शेप में बैंडेज किया जाता है। कॉलर बोन फ्रैक्चर आपको अगर जो क्वेश्चन आए तो आपको किस प्रकार का बैंडेज राइट मारिएगा, तो फिगर ऑफ 8 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वह ड्रग कौन सी है जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से गैस के निष्कासन के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में गैस का क्या मतलब है, जिसे आप कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, बिल्कुल पेट में जो है गैस जो है उसका प्रोडक्शन हो जाता है, गैस बन जाता है। तो उस स्थिति में आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से गैस का निष्कासन या एलिमिनेशन के लिए कौन सा ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए देखिए क्या है, एस्ट्रीजेंट्स, बी है आपका कैथेरेटिक्स, सी है आपका कार्मिनेटिव्स और डी है इमेटिक्स, ठीक है। तो आपको बता दें, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से गैस का निष्कासन के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो कार्मिनेटिव्स ड्रग्स कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्मिनेटिव्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। त्वचा के ऊपर घर्षण या मालिश के द्वारा जो दवा का एप्लीकेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। आपके द्वारा किसी दवा को, ठीक है, या ऑयल हो या ऑइंटमेंट हो, जब उसे स्किन पे मालिश के रूप में लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। आप ऑप्शन ए देख लीजिए। ए में क्या है, इंसर्शन जिसे आप प्रविष्ट करना कहते हैं, बी है आपका इनक्शन जिसे आप विलेपन करना कहते हैं, सी है आपका इनहिलेशन जिसे सांस के द्वारा लिया जाता है और डी है आपका इंसिलेशन जिसे कि टपकाना कहते हैं। तो मालिश के द्वारा जो दवा हम लोग अपने बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं वो क्या कहलाता है, इनक्शन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, विलेपन करना या फिर लेप लगाना, ठीक है। तो इनक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। मूत्र के नमूने बेंडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है,
ठीक है। यूरिन में बेंडिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, क्या पता लगाने के लिए यूरिन में जो है बेंडिक टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या है, ए ग्लूकोज, बी है आपका प्रोटीन, सी है आपका बाइल साल्ट और डी है आपका एसीटोन। ठीक है, तो आपको बता दें बेंडिक टेस्ट याद रखिएगा ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यूरिन में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है, उस कंडीशन में बेंडिक टेस्ट जो है किया जाता है ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। परमानेंट कोलोस्टोमी के लिए कोलोन का कौन सा हिस्सा चुना जाता है। आपको पता होगा कोलोस्टोमी क्या है। कोलोस्टोमी हम एक बार आपको एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। कोलोस्टोमी एक प्रोसीजर होता है जब किसी पेशेंट का एनस या रेक्टम का हिस्सा में डिसऑर्डर हो या किसी प्रकार की समस्या हो, एनस का ब्लॉकेज हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, या रेक्टम का कैंसर हो, या फिर आपका कोलोन का कैंसर हो, तो उस स्थिति में पेशेंट का कोलोस्टोमी किया जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे यहाँ पे एक बार हम आपको जो है बड़ी आंत का एक फिगर बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका बड़ी आंत का हो गया। ठीक है, ये एनस का हो गया, है ना। यहाँ पे आप एनस को पकड़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्स कोलोन, ये आपका डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तो परमानेंट कोलोस्टोमी जो है कोलोन का जो हिस्सा चुना जाता है वो चुना जाता है डिसेंडिंग कोलोन। ये डिसेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन और ये एसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तो इस तरह से छोटी आंत आकर के यहाँ पे मिलता है सीकम में, उसके बाद ये एसेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन और ये आपका हो गया डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पे आपका रेक्टम होता है। अगर रेक्टम या एनस में किसी बीमारी के कारण या कैंसरस सेल ग्रोथ होने के कारण अगर ब्लॉक हो जाता है आपका एनस, तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन है, यहाँ पे एक स्टोमा बनाया जाता है, एक होल बनाया जाता है और उसमें एक पॉकेट नुमा एक थैली होता है जिसे लगा दिया जाता है, ताकि जो आपके बॉडी का जो फिसेस है उसमें जमा होता रहता है उस बैग में। ठीक है, और उस बैग को जो है चेंज किया जाता है समय समय पर। तो ये आपका कोलोस्टोमी कहलाता है। तो कोलोन का कौन सा हिस्सा है, तो डिसेंडिंग कोलोन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए है इलियम, बी है आपका डिसेंडिंग कोलोन, सी है एसेंडिंग कोलोन और डी है ट्रांसवर्स कोलोन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1 औंस किसके बराबर होता है, 1 औंस। ठीक है, एक ये डोज कैलकुलेशन का भी एक मेथड है। 1 औंस कभी कभी डॉक्टर जो है ये सजेस्ट करते हैं 1 औंस उसको मेडिसिन देना है, तो उसमें कितने ग्राम होंगे। तो आप देखिए ऑप्शन ए है 28 ग्राम, बी है 58 ग्राम, सी है 48 ग्राम और डी है 20 ग्राम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 औंस में 28 से 30 ग्राम होता है। अगर आपको 28 है तो राइट आंसर है, 30 है तो राइट आंसर है। ठीक है, 28 से 30 ग्राम 1 औंस में होता है। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। रिगिडिटी, ट्रिमर्स, एकिनेसिया, मोनोटोनस स्पीच, सफलिंग गैट, मास्क जैसा फेस किस रोग के जैविक लक्षण हैं। रिगिडिटी मीन्स क्या होता है, रिगिडिटी मीन्स क्या होता है, रिगिडिटी मीन्स होता है कठोरपन। ठीक है, कठोरता जिसे आप कहते हैं। ट्रिमर्स मीन्स होता है एक तरह से आप ट्रिमर को ऐसे समझिए, एक प्रकार का जो मिर्गी होते हैं ना, उस प्रकार का शरीर में कंपन होने लगता है उसमें। एकिनेसिया में क्या होता है, जो बॉडी का मूवमेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, स्पीच में प्रॉब्लम हो जाएगा। सफलिंग जो है बार बार वो अपने बातों को बदलता रहेगा। ठीक है, और मास्क जैसा फेस जो है किस जैविक लक्षण का है, किस रोग का जैविक लक्षण है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। आपको हम फोटो से आपको समझा देंगे। ठीक है, फोटो आप देखिएगा। बी है आपका गुलियन बेरे सिंड्रोम, सी है आपका कुसिंग सिंड्रोम और डी है आपका पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो इस प्रकार का रिगिडिटी, ट्रिमर्स, एकिनेसिया, स्पीच, सफलिंग गैट, मास्क अगर ये लक्षण हो तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, पार्किंसन डिजीज। डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। प्रेगनेंसी के पीरियड में अगर महिला को मलेरिया का शिकायत होता है तो उसका डीओसी क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। ए है आपका क्यूनोन, बी है आपका अर्थिमेथर, सी है क्लोरोक्यूनोन और डी है आपका प्रेमिक्यून। ठीक है, तो मलेरिया का शिकायत अगर जो प्रेगनेंसी में होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन ड्रग के द्वारा जो है मलेरिया को दूर किया जा सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग।
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंसर्शन का एंगल क्या होता है? आपको पता होगा कि आईवी का, आईएम का, एससी का, ठीक है, एक एंगल होता है जो कि स्किन में इंजेक्शन देने से पहले बनाया जाता है। तो आईएम के लिए कौन सा एंगल होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका 15 डिग्री से एंगल, बी है आपका 90 डिग्री, सी है आपका 25 डिग्री, डी है आपका 45 डिग्री। तो आपको बता दें आईएम के लिए जो डिग्री होता है वो होता है ऑप्शन बी 90 डिग्री। आईएम जब भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको इंजेक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। न्यूबॉर्न और इन्फेंट में आईएम इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त जगह, मोस्ट प्रीफर्ड साइट कौन सा है? तो आपको बता दें छोटे बच्चों में जो न्यूबॉर्न हैं, जो इन्फेंट हैं 1 साल तक के बच्चे, उसे किस जगह आईएम लगाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका डोर्सो ग्लूटियल साइट, बी है आपका डेल्टॉइड साइट, सी है आपका वेंट्रोग्लूटियल साइट और डी है आपका वेस्टस लेटरल साइट। छोटे बच्चों में अगर जो आईएम दे रहे हैं आप तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, वेस्टस लेटरल साइट, ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ओरल और एक्जिला के तापमान में कितना अंतर होता है? ओरल मुंह का टेम्परेचर और एक्जिला आपके क्या हो गया, आपके जो यहाँ पे आपका ह्यूमरस के नीचे जो एक्जिला है, आपके जो बगल हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है 1 डिग्री सेल्सियस, बी है 1.5 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 2 डिग्री सेल्सियस और डी है आपका 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता दें कि आपका ओरल और एक्जिला में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में वो होता है आपका 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए दवाई की खुराक मापने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग में लेते हैं? डोज कैलकुलेशन के लिए कौन सा फार्मूला 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए ली जाती है, तो वह कौन सा फार्मूला है? तो ए नंबर है आपका फ्राइड रूल, बी है आपका ओडिज रूल, सी है आपका यंग रूल और डी है आपका इवांस रूल। तो आपको बता दें 1 साल तक के बच्चों के लिए जो डोज कैलकुलेशन होता है, आपको पता है वेट के अनुसार डोज कैलकुलेशन होता है, लेकिन उस नियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर, फ्राइड रूल, ठीक है, फ्राइड रूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर देखिए आप, स्पाइनल एनेस्थेसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन मीन्स होता है जटिलता। स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद जो जटिलता आएगी वो सबसे कॉमन क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एनोरेक्सिया, बी है हाइपरटेंशन, सी है हाइपोटेंशन और डी है आपका मेंटल कन्फ्यूजन। तो आपको बता दें स्पाइनल एनेस्थेसिया जब दिया जाता है पेशेंट को तो उसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो आता है उसमें उसका जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन आप जानते हैं बीपी का कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेलिना शब्द का अर्थ क्या है? मेलिना आपको पता होगा एक टर्म है जिसके लिए किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, मूत्र में पस का होना, मूत्र में शुगर का होना, मूत्र में विसर्जन में दर्द करना और गहरे काले रंग का रक्त रंजित मल। तो मेलिना के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा वो ऑप्शन डी किया जाएगा, गहरे काले रंग का रक्त रंजित मल। ऐसा मल जो कलर में काला है और ब्लड से सना हुआ है वो क्या कहलाता है? तो आपका मेलिना कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मूत्राशय से यूरिन एक्सपेल्ड नहीं होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? ब्लडर में यूरिन जमा है लेकिन वो क्या हो रहा है? एक्सपेल्ड नहीं हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? तो ए नंबर ऑप्शन है मिक्चुरेशन, सी है सेपरेशन और आपका बी है सेपरेशन, सी है इनकंटिनेंस और डी है आपका रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का एक्सपेल्ड नहीं होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसका मतलब होता है मूत्र का रुक जाना, ठीक है, मूत्र का रुक जाना। जबकि इनकॉन्टिनेंस में होता है क्या? रुक रुक के पेशाब आना, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्टोमी का क्या अर्थ है? एक्टोमी आप शायद ना समझे हों, आपको बता दें, जैसे कि आप लोग मस्टेक्टोमी सुने होंगे, मस्टेक्टोमी, ठीक है, या आपका वेसेक्टोमी सुने होंगे, ठीक है, या ट्यूबेक्टोमी सुने होंगे। तो जिसके लास्ट में एक्टोमी का लगा रहेगा वो उसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, शरीर के अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग करना, शरीर के अंदर किसी प्रकार का होल करना। और बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, शरीर के किसी अंग को रिमूव कर देना।
मतलब अलग कर देना। सी है शरीर के किसी अंग को रिपेयर करना, उसका मरम्मत करना। और डी है आपका शरीर के किसी अंग में इंसिजन लगाना या कट लगाना। तो आपको बता दें टेक्टोमी में जो होता है, इक्टोमी में शरीर के किसी भी अंग को रिमूव करना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, शरीर के किसी भी अंग को रिमूव करना। जैसे कि मस्टेक्टोमी क्या होता है, ब्रेस्ट को क्या किया जाता है, सर्जरी के माध्यम से अलग किया जाता है। वेस्टेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को काट के अलग किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को काट के अलग किया जाता है। ठीक है, तो काट करके रिमूव करना क्या कहलाता है, उसके लास्ट में रहेगा लगा हुआ इक्टोमी। ठीक है, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वुंड केयर, घाव का देखभाल का क्या उद्देश्य होना चाहिए। घाव का देखभाल अगर जो आप किसी पेशेंट का कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या देखिएगा, क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है आपका प्रमोट अर्ली हीलिंग, घाव को जल्दी से जल्दी ठीक करना। बी है आपका टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द बाउंड, घाव को इन्फेक्शन से बचाना। सी है आपका टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज, घाव में जो टिश्यू डैमेज हो रहा है उसे बचाना, उसे रोकना। ठीक है, तो आपको बता दें अगर जो आप बाउंड का घाव का देखभाल कर रहे हैं तो आपको ये तीनों चीज़ जो है देखना जरूरी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको घाव को हील करने में ज़रूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हाइपोडर्मल इंजेक्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमने कल का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सीरीज डाला था उसमें हमने आपको बताया था हाइपोडर्मल क्या होता है। हाइपोडर्मल जैसे स्किन का अगर जो लेयर मानते हैं इसको, ठीक है, तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, ठीक है, उसके नीचे होता है सबक्यूटेनस। सबक्यूटेनस को ही जो है हाइपोडर्मल कहा जाता है, उसके नीचे मसल्स लेयर आ जाते हैं। ठीक है, जो तीसरा लेयर है स्किन में वो आपका सबक्यूटेनस या हाइपोडर्मल कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सबक्यूटेनस। ठीक है, राइट आंसर सबक्यूटेनस। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ब्रोंची का विजुअलाइजेशन एंड एग्जामिनेशन क्या कहलाता है। ब्रोंची आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि ट्रेकिया के बाद लंग्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ब्रोंची का एग्जामिनेशन के लिए, उसको देखने के लिए कौन सा प्रोसीजर होता है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोपी। बी है आपका लेरेंगोस्कोपी। सी है आपका ब्रोंकोस्कोपी और डी है आपका एंथ्रोस्कोपी। तो आप ब्रोंची से याद रख सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, क्वेश्चन 21 देखिए क्या है। एक एडल्ट जिसका वजन 70 केजी है तो उसके शरीर में औसत द्रव्य कितना होगा। हमने आपको पहले भी बताया है इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे डील करना है। आपको पता होगा शरीर में जो द्रव्य की औसत मात्रा होती है वो 60% होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 60% होती है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप आराम से जो है 7 गुना 6 कर दीजिए। 7 गुना 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो 42 लीटर जो है आपके बॉडी में औसत द्रव्य होगा। ठीक है, 70 केजी वजन है तो 42 होगा, अगर जो ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा होगा, है ना। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिंगर लैक्टेट RL क्या है, किस प्रकार का सोल्यूशन है। तो ऑप्शन ए है आपका आइसोटोनिक, बी है आपका हाइपरटोनिक, सी है आपका हाइपोटोनिक, जबकि डी है आपका वेरी हाइपोटोनिक। तो रिंगर लैक्टेट जो है वो ना हाइपरटोनिक है ना हाइपोटोनिक है। रिंगर लैक्टेट RL जिसे आप कहते हैं वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर आइसोटोनिक। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मस्तिष्क में प्यास नियंत्रक अंग कौन सा है। प्यास जिसे आप थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में थ्रस्ट को कौन कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए है आपका सेरिब्रम, बी है हाइपोथैलेमस, सी है आपका पोन्स, डी है आपका मिड ब्रेन। तो आपको बता दें हमारा बॉडी में जो थ्रस्ट को कंट्रोल करने वाला जो अंग है वो आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही थ्रस्ट को कंट्रोल किया जाता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। शरीर का मुख्य द्रव्य नियंत्रक अंग कौन सा है। वो तो आपको थ्रस्ट का कंट्रोल था, यहाँ पे द्रव्य का, फ्लूइड का कंट्रोल। हमारे बॉडी में फ्लूइड का कंट्रोल किसके पास है। तो ऑप्शन ए है आपका लीवर, बी है इंटेस्टाइन, सी है किडनी और डी है आपका लंग्स। इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो द्रव्य को क्या करता है, जल को अवशोषित करता है।
नियंत्रण किसके हाथ में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, किडनी। ठीक है, किडनी जो है हमारी बॉडी में फ्लूइड को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रत्येक दिन किडनी के द्वारा मूत्र में कितना फ्लूइड लॉस होता है? ठीक है, किडनी के द्वारा मूत्र के रूप में कितना फ्लूइड बनाया जाता है, कितना फ्लूइड को लॉस किया जाता है मूत्र के रूप में? तो ऑप्शन है ए 450 ml, बी है 1500 ml, सी है बी है 500 ml, सी है 150 ml और डी है आपका 1500 ml। तो आपको बता दें किडनी के द्वारा जो पर डे यूरिन बनाया जाता है या फ्लूइड लॉस किया जाता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 1500 ml। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया आपसे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक है, और बाकी नीचे हमने इसका एक आंसर की भी जारी किया हुआ है और हम इसको जो है अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और क्या क्या इसमें सुझाव है आप लोगों की तरफ से वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जो है आगे के वीडियो में उसे उस सुधार को जो है लागू कर सकें, बना सकें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बिहार नर्सिंग लिखित परीक्षा में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे मदद लेंगे। ठीक है, इनसे काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। आप लोग को पता है आप लोगों का नियमावली जो है ऑलमोस्ट बनने को तैयार है। ठीक है, कुछ ही दिनों में हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक जो है नियमावली बन करके आ जाए। उसके बाद अगली जो प्रक्रिया होगी वो वैकेंसी की होगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास जितना तैयारी है, जितना भी समय है उसका हम लोग यूज़ करें, उसका उपयोग करें तैयारी के रूप में। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।